हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, जो कि फर्स्ट टाइप है गवर्नमेंट के डेफिसिट का। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने शुरुआत किया है गवर्नमेंट डेफिसिट टॉपिक को, जिसमें हम लोग 3 टाइप के डेफिसिट डिस्कस करेंगे। और पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। आज बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट के मीनिंग से, उसके इम्प्लीकेशन से और उसको ठीक करने के उपाय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और आप देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट की जहाँ पे हम बात करें तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू receipts of the government during a given fiscal year। क्या है रेवेन्यू डेफिसिट? तो रेवेन्यू डेफिसिट refers to the excess of revenue expenditure over the revenue receipts of the government during a given fiscal year। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में हमने देखा कि रेवेन्यू डेफिसिट अंतर को बतलाता है। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट के इक्वेशन को लिखते हैं तो देखो यहाँ पे बात समझोगे। डेफिसिट वर्ड जहाँ पे भी आ रहा है, मतलब बात हो रही है कि खर्चा भाई ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रिसीट्स। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे? तो जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं उसकी तुलना में, कि खर्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ पे बात है कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं रिसीट से, ये तो डेफिसिट का मतलब है। रेवेन्यू वर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेवेन्यू वर्ड का हम जहाँ कहीं पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हो गया कि हमने पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट प्राप्त होता है। तो रेवेन्यू के तौर पे जो खर्चा सरकार कर रही है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, और रेवेन्यू के तौर पर गवर्नमेंट जो पैसा रिसीव करती है, उन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप कि खर्चा ज़्यादा हो गया और मतलब पता चला कि पैसे कमाने, मान लो सरकार 500 करोड़ रुपए जो है वो एज अ रेवेन्यू रिसीट अर्न करती है, और इसको अर्न करने के लिए सरकार ने खर्च किया और गवर्नमेंट के खर्चे हो गए 900 करोड़ के। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का, दैट विल बी 400 करोड़। ये हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट आपका डिफरेंस को बता रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का। और डिफरेंस किस तरह का? तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, तो उस तरह के डिफरेंस को, तब जो अंतर आएगा उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जानेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट तो भाई हो गया कि हमारा ये डिफरेंस को बतला रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का। अब हम बात करते हैं कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो ऐसा होने से कंट्री पर किस तरह के असर देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम बात करें इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट की, तो वो क्या क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, तो इसके
प्रभावों को हम कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। और सबसे पहला जो असर रेवेन्यू डेफिसिट का देखने को मिलता है वो होता है सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो ये बतलाता है, इट शोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर किसी भी देश की सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट फेस करना पड़ता है या उनको रेवेन्यू के तौर पर घाटा मिलता है, इसका मतलब है कि आपके देश की सरकार अयोग्य है। रेवेन्यू डेफिसिट का सबसे पहला और सबसे बुरा इम्प्लीकेशन ये पड़ता है कि ये सरकार की अयोग्यता को दिखलाता है। ये दिखलाता है कि देश की जो सरकार है वो इतनी भी योग्य नहीं है कि वो अपने रेगुलर और रेकरिंग खर्चों को, जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है आप याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया वैसे सारे खर्चे जो कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए बेयर करने पड़ते हैं, जो कि सामान्य खर्चे होते हैं। मतलब खर्चा करना पड़ेगा और उसके बदले में ना ही एसेट मिलेगा ना ही कोई लाइबिलिटी घटेगी, बट खर्चा करना पड़ेगा। याद है हम लोगों ने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि ये नाइदर क्रिएट करता है एसेट नॉर रिड्यूस करता है लाइबिलिटी। जिसके एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, जैसे मान लो पेंशन हो गया, मान लीजिए कि पेमेंट ऑफ सैलरीज हो गया, तो इस तरह के जो भी खर्चे हो गए, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, ये सब रेगुलर खर्चे हैं, करने पड़ेंगे सरकार को देश को चलाने के लिए। और अगर इस तरह से गवर्नमेंट के खर्चे इतने हो गए हैं कि वो रेवेन्यू रिसीट जितना प्राप्त करती है उससे ज़्यादा हो गए, मतलब ये तो अयोग्यता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि सरकार को खर्च हो गया 900 करोड़ का और उनको पैसे मिले सिर्फ 400 करोड़। एक पूरे साल में उन्होंने अपना जब सारा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐड करा तो उनको जो पैसे मिले वो 400 करोड़, और पता चला कि इसको कमाने के लिए जो खर्चा उन्होंने करा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे वो 900 करोड़ का था। तो ये जो 500 करोड़ का घाटा आ रहा है जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कह रहे हैं, इसके आने का क्या असर होगा देश में, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब ये बात आप अपने सेंस में समझो कि आप कमा रहे हैं महीने का 10,000 रुपया और आप उस 10,000 को कमाने के लिए ऑफिस आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं आप, मतलब आपके मंथली एक्सपेंसेस हो गए 20,000 के और आप पूरे मंथ के एंड पे सैलरी के तौर पे कमा रहे हैं सिर्फ 10,000। तो ये दिखाएगा कि आप इतने भी काबिल नहीं हैं कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को, जो कि रेगुलर एक्सपेंसेस है, जो कि बेसिक खर्चा है आपका, आप उसको पूरा कर पाए। दिस इज द इनएबिलिटी। एंड एग्जैक्टली इसको आप गवर्नमेंट के केस में समझो तो सरकार के केस में भी बिल्कुल सही। गवर्नमेंट कमाती है जितना टैक्सेस के रूप में, नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में, उन सबको चलाने के लिए सरकार कुछ खर्चा भी करती है। तो खर्चा ज़्यादा हो गया और पैसा आया कम, तो मतलब इनएबिलिटी है। ये एब्सोल्युटली इनएबिलिटी को दिखाता है जो कि आपके देश की सरकार को दिखता है। और ये पहला पॉइंट है इम्प्लीकेशन का, और ये बुरा असर है जो कि सरकार का दिखता है जब सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट आता है। तो इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है तो ये दिखाता है, इट शोज डिस सेविंग्स। ये डिस सेविंग को भी दिखाता है। अभी डिस सेविंग का मतलब क्या है, तो डिस सेविंग का मतलब हुआ कि सरकार जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में कुछ पैसों को सेव करते हैं, सेव करके रखते हैं सेविंग के तौर पे। और जब गवर्नमेंट को कुछ इस तरह का घाटा आता है जिसकी वजह से वो अपने रेगुलर खर्चों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट को अपने खर्चों को पूरा तो करना है, बिकॉज दे आर रेगुलर खर्चा, दे आर रेगुलर एक्सपेंडिचर। तो इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पुराने सेविंग्स का इस्तेमाल कर लेती है। और जब गवर्नमेंट अपने पुराने सेविंग्स को यूज कर लेती है
तो फिर उस स्थिति में गवर्नमेंट का पुराना सेविंग खत्म हो गया। तो जब आप सेविंग का इस्तेमाल कर लो या सेविंग को खर्च कर दो तो उसे कहते हैं हम डिससेविंग, उसे हम डिससेविंग कहते हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट के आने से सरकार को डिससेविंग का भी सामना करना पड़ सकता है। अब तुम्हारे खर्चे थे 20,000 के और आपको पैसा मिल रहा था सिर्फ 10,000 सैलरी के तौर पे, तो बचा हुआ 10,000 कहाँ से पूरा करोगे? तो तुमने पुराने कुछ पैसे रखे हुए थे जमा करके, तुमने वो यूज कर लिया। ये एक बुरा इम्प्लीकेशन है, ये एक बुरा प्रभाव है जो कि घाटे के कारण सरकार को या कंट्री को फेस करना पड़ता है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट अपने सेविंग्स का इस्तेमाल कर रही है और वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। आप ध्यान देंगे सेविंग का इस्तेमाल या सेविंग हम क्यों करते हैं? तो सेविंग किया जाता है फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी, फॉर फ्यूचर पर्पस। भविष्य में किसी भी तरह की कोई ज़रूरत पड़ने पर हम उन पैसों को यूज कर सके, हम इस उद्देश्य के साथ सेव करते हैं। अब अगर सेविंग का इस्तेमाल हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए करेंगे, दैट विल बी अ वेरी बैड इम्प्लीकेशन जो कि रेवेन्यू डेफिसिट के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या है? तो नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है मेकअप विथ कैपिटल रिसीट्स। ध्यान दोगे, तीसरा बुरा प्रभाव ये हो सकता है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट आया, 500 करोड़ का घाटा आ गया, अब क्या करना है? पूरा करना है इसको। पैसे सेव कर रखे थे, खत्म हो गए, अब और घाटा आ गया, अब क्या करें? तो इस घाटे को पूरा करने के लिए दो काम कर सकते हैं, है ना? इस घाटे को पूरा करने के लिए दो काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? तो एक तो कि कोई पुरानी संपत्ति हो उसको चलो बेच देते हैं, कोई भी एसेट होगा उसको बेच देंगे। तो जो एसेट बेचेंगे और बेच के पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसीट्स है। तो कैपिटल रिसीट का इंपॉर्टेंट सोर्स है डिसइन्वेस्टमेंट, आप याद करें, विच मीन्स एक्ट ऑफ सेलिंग a part or whole of PSUs। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को जब बेचती हो तो उस बेचने की प्रक्रिया को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कैपिटल रिसीट का। तो या तो ये 500 करोड़ है तो चलो इंडस्ट्री बेच देते हैं और बेच के पैसा ले आते हैं, या फिर इंडस्ट्री नहीं है, मान लो इंडस्ट्री बिक गई, फिर घाटा आ गया, अब क्या करें? चलो उधार ले लेते हैं। उधार ले लेते हैं, 500 रुपए की जरूरत जो है वो पूरी, 500 करोड़ रुपए की जरूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। तो बोरोविंग्स भी हमारा किसका सोर्स है? बोरोविंग्स भी जो किसका सोर्स है? तो ये भी कैपिटल रिसीट का सोर्स है। तो या तो घाटा आने पर हम उधार लेने लगते हैं या फिर हम अपनी कोई संपत्ति बेच देंगे, और अगर हम इन दोनों में से कोई भी काम करेंगे तो वो कैपिटल रिसीट है। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करेंगे कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल रिसीट। और ये आपका एक बुरा इम्प्लीकेशन है। क्यों, कैसे? तो अगर उधार लिया, बोरोविंग किया, तो लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर उधार लेते हैं तो लाइबिलिटी बन जाएगी, बढ़ जाएगी, देश के सरकार के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट की संपत्ति जो है वो घट जाएगी। तो ये दोनों ही बातें गलत है, बुरी है। और अगर इस दोनों तरह से हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट लॉन्ग रन में हमें ये सॉल्यूशन जो है ये दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में डाल देंगे और ये एक बुरा इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट के कारण। तो ये तो हो गया भाई तीसरा,
बैड इम्प्लीकेशन कि ये सब हो सकता है। अब बात करें कि क्या कुछ और बुरा हो सकता है, तो जी बिल्कुल हो सकता है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है कि बोरोविंग करे या फिर गवर्नमेंट जो है वो उधार ले ले। हालांकि ये सब करने से प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगे ही, लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट का सामना करते हैं तो इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखो, इन्फ्लेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और ये तो भाई अपने आप में बहुत ही बुरा है। कैसे? 500 करोड़ रुपए का घाटा है, इसको पूरा करने के लिए उधार ले लिया। जब बोरोविंग किया तो इकोनॉमी में पैसे आ गए, सरकार ने वो पैसे प्राप्त कर लिए, और ये पैसे क्या थे? ये एक्सपेंडिचर थे ना, जो ज़्यादा हो रहे थे रिसीट से, तो उधार लेके काम कर लिया। अब मतलब पैसा उधार लिया और खर्च कर दिया। इससे देश में जो सप्लाई ऑफ मनी है, जो पैसे की मात्रा है, वो क्या हो गई? बढ़ गई। सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ जाने से क्या हुआ? जो कीमतें हैं, प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और प्राइसेस के बढ़ने से क्या हो गया कि महंगाई आ गई भैया। और जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे ही तो इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन आता है जब कीमतें बहुत बढ़ती है। कीमतें इसलिए बढ़ गई क्योंकि इकोनॉमी में पैसों की मात्रा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उधार ले लिया है, और उधार ले लेने से हमारे देश का जो सप्लाई ऑफ मनी है वो बढ़ जाता है। अब इतने पैसों की मात्रा के बढ़ जाने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और तो और महंगाई एक तरफ बढ़ गई, और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि उधार लिया था, तो उधार लेने से फ्यूचर की लायबिलिटी बढ़ रही थी, और अब आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। पहले पैसे नहीं थे, उसको पूरा करने के लिए उधार ले लिया। उधार तो चुकाना ही चुकाना है, प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही करना है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करने की लायबिलिटी बढ़ चुकी है। ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो एक अलग ही दिशा में समस्याओं से घिरने लगती है, और ये बुरा प्रभाव रेवेन्यू डेफिसिट के कारण देखने को मिलता है। अब बात करें नेक्स्ट इम्प्लीकेशन की, तो देखो अगला इम्प्लीकेशन जो है वो यही है कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर आता है तो ये गवर्नमेंट को एक तरह का वार्निंग सिग्नल देता है। वार्निंग सिग्नल क्या? तो वार्निंग सिग्नल इस तरह का कि या तो गवर्नमेंट क्या करे, अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत हाई है तो ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह की चेतावनी हो जाती है कि या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इमीडिएटली घटा दे, या फिर गवर्नमेंट अपने रिसीट्स को, रेवेन्यू को बढ़ाए। और ये चेतावनी मिलती है तब जब सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस में हम ये 5 पॉइंट्स याद रखेंगे, और इन 5 पॉइंट्स को आसानी से हम याद कर सकते हैं अगर इसको हम इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में याद कर लें। तो क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं भाई? सबसे पहला तो इनेबिलिटी बता देगा ये कि देश की सरकार किसी काबिल की नहीं है, अयोग्य है। दूसरा बता देगा कि भाई इससे तो डिसेविंग हो जाएगा, ये तो गवर्नमेंट को के डिसेविंग को दिखाता है। और तो और अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो ये गवर्नमेंट को बताता है कि रेवेन्यू डेफिसिट के कारण इसको मेकअप करने के लिए, इस घाटे को पूरा करने के लिए कैपिटल रिसीट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके अंदर या तो बोरोविंग करनी पड़ेगी जिससे लायबिलिटी बन जाएगी, या तो डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे एसेट्स कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट के आने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा, और देश में बोरोविंग्स के कारण सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा, जिससे कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट को पे करने की लायबिलिटी बढ़ जाती हो, और भी कई तरह की समस्याओं से देश घिर जाता है। और रेवेन्यू डेफिसिट सरकार को एक तरह का वार्निंग
सिग्नल देता है कि किस तरह की गवर्नमेंट या तो अपने घाटे को कम करे, कैसे, तो या तो अपने एक्सपेंडिचर को घटाए या फिर अपने रिसीट्स के सोर्सेस को बढ़ा दे। और ये कुछ इम्प्लीकेशंस हैं रेवेन्यू डेफिसिट के। और अब अगर हम बात करते हैं मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट कि क्या उपाय हो सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के। तो कुछ उपायों में पहला जो सल्यूशन हो सकता है वो हो सकता है रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर। देखो पॉसिबल जो उपाय हैं, मेजर्स हैं कि किस तरह से रेवेन्यू डेफिसिट को घटाया जाए, तो कोई उसके बहुत अलग टाइप के सल्यूशन तो नहीं है जिससे कि रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक किया जा सकता है। बट हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के उपायों में पहला उपाय ये ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी वैसे खर्चे जो कि प्रोडक्टिव नहीं हैं, जिसको करने पर सरकार को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है, देश में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं बढ़ जाता है, उन खर्चों को सरकार घटाए, कम करे। अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो घटेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के घटने से रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ेगा और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होगा। तो पहला उपाय रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, और इसमें है कि गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को घटाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हर तरह के खर्चों को घटा दिया, बल्कि एक्सपेंडिचर को घटाने का मतलब हुआ कि वैसे खर्चे जो कि अनप्रोडक्टिव हैं, जो कि अननेसेसरी हैं, उनको कम किया जाए। और इस तरह से गवर्नमेंट अपने आप को रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति से बाहर ला सकती है। ये तो हुआ पहला उपाय। एक और उपाय हो सकता है दूसरा, और वो हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है रेवेन्यू को। देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का अंतर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, तो रेवेन्यू डेफिसिट आता है। तो एक उपाय हो सकता है कि सरकार अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, घाटे को से बचने के लिए अपने खर्चों को कम कर दें, एक उपाय हो सकता है। अगर गवर्नमेंट के सारे खर्चे ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, करने ही पड़ेंगे, तो ठीक है, उसे कम मत करो, लेकिन फिर अपने रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाने की कोशिश की जाए। सरकार कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं वो प्राप्त करें अर्थव्यवस्था से, टैक्सेस बढ़ा दें, अपने वेरियस जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू को रिसीव करने के, जिनमें टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू मेनली आते हैं, उन सोर्सेज से गवर्नमेंट ये कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिसीव कर सके और फिर इस तरह से वो अपने घाटे की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। तो दो ही उपाय हो सकते हैं, ईदर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और यू कैन से द अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर शुड बी curtailed or should be reduced by the government, or the another solution or the another measure to reduce revenue deficit is कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसीट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट के पास और कोई सोल्यूशन नहीं है रेवेन्यू डेफिसिट से उबरने का या इस स्थिति को ठीक करने का। इसी के साथ हमारा जो पहला टाइप ऑफ डेफिसिट हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोगों ने देखा
रेवेन्यू डेफिसिट के मीनिंग को, साथ ही साथ हमने बात किया रेवेन्यू डेफिसिट के होने से या आने से किस तरह के असर अर्थव्यवस्था पर, सरकार पर देखने को मिलते हैं और रेवेन्यू डेफिसिट को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम गवर्नमेंट के सेकेंड टाइप ऑफ डेफिसिट को डिस्कस करेंगे, जो कि है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं और फिस्कल डेफिसिट के को ठीक करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन या मेजर्स जो हैं ये क्या हो सकते हैं इनको, और वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।